टुडे इज़ 23 Feb थर्सडे और अब आपके एसएससी जेई मेंस के एग्ज़ाम के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इन 3 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ, क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो जाता है आखिर के 2-3 दिन में, तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। पहला, कि आपकी स्टडी आवर्स बढ़ सके आखिर के 3 दिन में भी, और दूसरा, इस टाइम में भी आप वही चीज़ पढ़ो, रिलेवेंट चीज़ ही पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप 10-10 घंटे तो पढ़ रहे हो, लेकिन बस वो नाम मात्र के हैं और उसमें आप बस कुछ भी पढ़ रहे हो। तो इसमें ये भी गाइडेंस होगी कि आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए लास्ट के टाइम पे और किस तरह से पढ़ना चाहिए वो भी। प्लस कुछ टेक्निकल डाउट्स या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि हाँ, ये आपको करके जाने ही हैं। प्लस कुछ जनरल टिप्स जो मैं देना चाहूँगा आपको, जिससे आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स का बूस्ट हो सकता है। कुछ टिप्स मैंने पहले भी बताई हुई हैं, तो उन सबको कंपाइल मैं इस वीडियो में कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है टेक्निकल पैकेज। आपको याद होगा कि जब हमने एसएससी जेईई प्रीलिम्स की गाइडेंस स्टार्ट की थी, तो मैं आपको बताता था कि आपको टेक्निकल पैकेज देना है। ये क्या होता था कि आपको फुल टेस्ट को तुरंत सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको देखना है, अटैम्प्ट करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट किया, देखा सॉल्यूशन सही है कि गलत है, गलत हुआ तो सॉल्यूशन देख लिया, सही है तो आगे बढ़ गए। तो यही टेक्निक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। टेस्ट सीरीज़ के 11 टेस्ट आपके पास हैं, जिनमें से आपने कुछ दिए होंगे, कुछ नहीं भी दिए होंगे। तो वो टेस्ट सीरीज़ होगी, प्लस आपके पास और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे। आपको टेस्ट खोलना है। मान लो आपने टेस्ट अपने पास रखा, ये फुल टेस्ट मान लो कोई भी हुआ, फुल टेस्ट मान लो 11 हुआ। अब फुल टेस्ट 11 में जाना है आपको 1A पे। 1A देखा आपने कितने नंबर का है, मान लो 20 नंबर का है। ठीक है, देखो उसके अंदर कि क्वेश्चन किस टाइप का है और अपने हिसाब से उसको टाइम अलॉट करो। जैसे मान लो 20 नंबर का है और वो स्लैब डिज़ाइन है। अब उसके अंदर कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी उसको सोल्व कर सको, तो इसलिए टाइम अलॉट करो अपने आप को 10 मिनट मान लो, और 10 मिनट में उसको पूरा सोल्व करके सही आंसर लेके आओ उसका। और उसके बाद मान लो 10 मिनट से 12 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोल्व करो लिमिटेड टाइम में, टाइमर लगा के। और जब आप वो सोल्व कर लो, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर आप कहीं पे अटके तो किस जगह पे अटके उसको नोट डाउन करो, और उसके बाद 1B पे आओ। तो इस तरह से आपको पूरा फुल टेस्ट ख़त्म करना है। ये आप 2 शिफ्ट में भी कर सकते हो, मतलब 2 सिटिंग में कर सकते हो कि आधा पेपर मैंने मतलब 3 क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, उसका फिर ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, और उसके बाद फिर बाकी के 3 क्वेश्चन अगले अगले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कंप्लीट किया आपने। तो इस तरह से अगर आप दिन भर के 3-4 पेपर भी सॉल्व करोगे, तो आपकी 10 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई हो जाएगी, जो कि इस टाइम पे काफ़ी इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो पहली बात तो सिटिंग आवर्स आपके बढ़ जाएँगे। ऐसा इसलिए होगा सिर्फ़ क्योंकि जब फुल टेस्ट देते हैं तो इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एक आपको रैंडम क्वेश्चंस की वजह से आपका एक तो इंटरेस्ट बना रहता है इस चीज़ में, ठीक है? आपको खुद को चेक करने का मौका मिलता है और तुरंत के तुरंत आप सॉल्यूशन देख लेते हो, तो ऐसा नहीं होता, बोर नहीं होते आप। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक रहेगी आखिरी के 3 दिन में। तो इसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है टेक्निकल पैकेज का। ऑल्दो आप ब्रह्मास्त्र जो आप मैंने वीडियो बनाई थी, उसको आप फॉलो कर रहे हो। मैं देखता हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी में बच्चे विंडो 1 विंडो 2 करके वहाँ पे अपडेट करते हैं कि उन्होंने ये सब कर लिया। जो भी उसको फॉलो कर रहा है, उसका सही में पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और ये रिव्यू मुझे पर्सनली भी बच्चों ने बताए हैं। तो उसको भी फॉलो करो और इसको उसके अंदर ही ऐड कर लो एज अ विंडो। तो पहली टिप तो आपके लिए रहेगी कि टेक्निकल पैकेज की तरह करो। आखिरी टाइम पे आपको टेस्ट देना है, तो अभी 2-3 दिन बचे हैं, तो एक टेस्ट दे देना। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ज़्यादा सीखोगे नहीं। अगर मान लो आपने 2-2 3-3 टेस्ट एक दिन में दोगे, तो उसमें ज़्यादा सीख नहीं पाओगे आप। 3 दिन में बस एक एक टेस्ट दे दो, बहुत है। बाकी आपको टेक्निकल पैकेज की तरह करना है, ठीक है? तो पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि टेक्निकल पैकेज से पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, प्लस खुद को टेस्ट भी कर पाओगे कि कहाँ कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, ताकि उसको वहीं के वहीं करेक्ट भी कर सको। आगे चलते हैं सेकंड टिप के ऊपर। सेकंड टिप ये रहेगी कि आपको अब सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन ही करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा आगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई भी आसान से आसान क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लो, जो कि आपने न्यूमेरिकल जो आपको आता होगा। मान लो
आपने शैलो फाउंडेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू यू इजकल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है और आपने सोचा कि बहुत आसान है और मैं सीधा वहाँ पे अटैम्प्ट करूँगा एग्ज़ाम में, तो मैं आंसर निकाल लूँगा इसका, तो एक बार सीख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बारी में न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, लक बाई लक ही होगा कि आप सोल्व कर दो। चलो ये तो एक बारी के लिए ये है कि सोल्व हो जाएगा, लेकिन जिसमें टेबल वगैरह बनती है, जैसे जैसे आपने ट्रांजिट रूल या फिर बोर्डविच रूल आपने पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट नहीं करे हैं, आपको फॉर्मूला भले ही याद होगा कि आपको किसी भी लेंथ में करेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो लैटिट्यूड में करेक्शन निकालना है आपको, तो ई वाई इंटू लेंथ ऑफ ए बी, मान लो ए बी में निकालना है आपको, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए बी, ऐसे करके आप करेक्शन लगाओगे। तो आपको फॉर्मूला भले ही याद हो, लेकिन जब तक आपने इसको 10 बार प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की वहाँ पे एग्ज़ाम में बिना इसको ट्राई किए घर पे, तो आपके आधे घंटे से तो ज़्यादा लगने ही वाला है। तो बेटर ये है कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, आपने स्लैब डिज़ाइन सीख लिया है, बीम डिज़ाइन सीख लिया है, आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर के क्वेश्चन सीख लिए हैं, आपने राइज एंड फॉल सीख लिया है, तो उनको ही बार बार प्रैक्टिस करो। कोई नई चीज़ के ऊपर अगर आप जंप करना चाहते हो, तो सिर्फ उस रिस्क के साथ जंप करो कि जैसे मान लो आपने बोर्डविच रूल अब जाके सीखा, तो इसके जब तक 5-6 क्वेश्चन ना ट्राई कर लो, तब तक मत सोचना कि आप एग्ज़ाम में कर पाओगे इसको और लिमिटेड टाइम में कर पाओगे। तो टिप यही रहेगी कि जितना आपने पढ़ चुके हो आप, क्योंकि आप बहुत बहुत कंटेंट कवर कर चुके होंगे, अब ये मत सोचो कि और मैं कुछ कवर कर लूँ ताकि और मार्क्स गेन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। न्यू के चक्कर में रिवीजन वाला भी आपका न्यू जैसा ही हो जाएगा। कोशिश करो, आप अगर जो बहुत कुछ कवर कर चुके हो अभी, तो न्यू को बिल्कुल छोड़ दो। रिवीजन जो आपने कर रखा है उसका ही रिवीजन करो, उसके ही बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने स्लैब डिज़ाइन किया था तो आप स्लैब डिज़ाइन की स्टेप्स बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भले ही आपने उस क्वेश्चन को 3-4 बार कर दिया है खुद से सोल्व, फिर भी खुद से कर लो। और अगर जो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि नया क्वेश्चन सीखने की जगह जो आपने सीखा हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर वैरायटी देख लो। जैसे आपने अर्थ प्रेशर के क्वेश्चन करे हुए हैं, सीखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, तो अर्थ प्रेशर के क्वेश्चन जो आप कर चुके हो उनको छोड़ो, ईएससी के प्रीवियस ईयर में जाओ और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को ट्राई करो। आप आपने जो रिवीजन किया हुआ है, जो आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जो आपने क्वेश्चन सीखे हुए हैं, उसमें आप वैरायटी लेके आ सकते हो, लेकिन नए क्वेश्चन को मेरे हिसाब से अभी आपको छोड़ देना चाहिए। तो सेकेंड टिप आपके लिए ये रहेगी। थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टिप के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा द गोल्डन फर्स्ट हाफ एन आवर की, कि जो आपका 2 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें से जो सबसे पहला आधा घंटा है उसकी कितनी अहमियत है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट भी कर सकता है और बहुत गिरा भी सकता है। अगर आपने पहले आधे घंटे में आप इतने ज़्यादा मैच्ड अप हो गए कि आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया वो भी नहीं कर पाए और पूरा पेपर आपका बचा है और 1.5 घंटा ही उसके बाद फिर आपका 1.5 घंटा ही बचा है, तो उसके बाद मत सोचना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि आपको पहला आधा घंटा बहुत समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ आपको आपको यूज़ करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपके आधे घंटे में, स्टार्टिंग के आधे घंटे में आप कॉन्फिडेंस से भर जाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिखे, आपने 1 2 3 4 5 6, इनके सब पार्ट्स भी हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे ये भी बताऊंगा मैं इसके अंदर नेक्स्ट टिप के अंदर कि आपको कैसे चूज़ करने हैं क्वेश्चन, कौन कौन से आपको करने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इनके ये पार्ट्स हैं, किसी के 2 पार्ट हैं, किसी के 3 पार्ट हैं, किसी के 4 पार्ट हैं। तो पहले आधे घंटे में आपको क्या करना है, पहली चीज़, पहले आधे घंटे में आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना बिल्कुल अवॉइड करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो जिसके अंदर, जैसे मान लो आपने अर्थ प्रेशर का आपने क्वेश्चन ट्राई किए, ठीक है, आपने अर्थ प्रेशर के हर एक टाइप आपने देख लिया, लेकिन आपने देखा क्या कि अर्थ प्रेशर के अंदर उसने सरचार्ज को एंगल बीटा पे दे दिया। ऐसा कभी आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मे भी आ जाए। तो आपने सीखा हुआ है तो ये भी आप कर दोगे थोड़ा दिमाग लगा के, लेकिन पहले पहले आधे घंटे में इस टाइप के क्वेश्चन अवॉइड करना। कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं आपको, कि जो क्वेश्चन आपने टाइप किया हुआ था लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज आ गया, उसको आपको अवॉइड करना है। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अवॉइड करने हैं कि मतलब आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज आ गया जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सोचने का टाइम नहीं है पहले आधे घंटे में, तो कोई सोचने का मतलब नहीं है। दूसरा, आपको कौन सा क्वेश्चन अवॉइड करना है कि हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे
लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत लग सकता है। जैसे मान लो वेल्डिंग कनेक्शन का आपको क्वेश्चन आता है ये वाला, इसके अंदर 3 साइड वेल्ड हुई हुई है और आपको बताना है ये पी कितना लग सकता है मैक्सिमम। तो आपको बेशक बिल्कुल ये आपने बिल्कुल रटा होगा या फिर आपको आता होगा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में मुश्किल मतलब 15 मिनट तो लग ही जाते हैं आराम से। और अगर जो आपने शुरू में 15 मिनट में आपने इसको अटैम्प्ट किया और फिर आपने देखा कि कहीं गलत वलत तो नहीं हो गया मेरा, और मान लो बाई चांस वो गलत हो गया, तो 15-20 मिनट अगर जो आपके वेस्ट हो गए और आपने कुछ भी गेन नहीं किया तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा। तो पहले आधे घंटे में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर एसएफडी बीएमडी के ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ आसान है, इसको आप कर दोगे बिना किसी गलती के, तो उसको अटैम्प्ट कर लेना, नहीं तो उसको भी छोड़ देना। आपको किस टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पहले आधे घंटे के अंदर, जो आपको बिल्कुल रटे हुए हैं। जैसे ओएसडी के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता। अगर आपको दिखा कि ओएसडी में भी कुछ चेंज कर रखा है तो तब उसको भी मत करना। जैसे लेजी डिज़ाइन है, उसके अंदर ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, देखा है क्वेश्चन आपने कर रखा है प्रैक्टिस, मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट के अंदर आपके 15 नंबर, 10 या 15 नंबर को तो आता ही है, 5 मिनट के अंदर 15 नंबर गेन करो, आगे बढ़ो। मान लो थ्योरी वाले भी क्वेश्चन है और आपने देखा कि थ्योरी में पूछा हुआ है कि वर्केबिलिटी, आपने वर्केबिलिटी रटा हुआ है बिल्कुल, तो क्या करो उसके अंदर सीधा पॉइंट लिख दो, ABCD 3 4, मतलब जब तक देखो पहले आधे घंटे में सोचने का टाइम नहीं है। जैसे वर्केबिलिटी के आपके दिमाग के अंदर ऊपर ही आपको पता है कि ऐसे मुझे 7-8 पॉइंट तो याद हैं, तो 7-8 पॉइंट्स लिख दो। हाँ, उनको एक्सप्लेन मत करो, एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे, लेकिन लिख दो, ठीक है। उससे क्या होगा, मान लो 20 नंबर से कम का तो नहीं आएगा ये, अगर आया तो आपने वो पॉइंट भी लिख दिए, ठीक है। मतलब आपको ऐड ऑन करते जाना है। जैसे रन बनाते हैं ना, बड़ा लक्ष्य मिलता है क्रिकेट के अंदर, और फिर उसके बाद हम सिंगल सिंगल टुक टुक करके खेलते हैं, एकदम से ऐसे मारने नहीं लगते, आउट होने का खतरा रहता है उसके अंदर। तो पहले आधे घंटे को बिल्कुल समझदारी से आपको खेलना है, उसके अंदर विकेट नहीं देना है अपना, आपको धीरे धीरे करके नंबर गेन करने हैं शुरू के आधे घंटे में। जब आप देखोगे कि शुरू के आधे घंटे के अंदर आपने 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं, भले ही 2 क्वेश्चन ही उसके अंदर थ्योरी के हों, 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हों, ठीक है, और आपने देखा कि मैं 100 नंबर के आसपास ला चुका हूँ शुरू के आधे घंटे में ही, और वो कॉन्फिडेंस बहुत होगा आपको बाकी का 1.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करवाने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं, और वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल रटा हुआ है, बिल्कुल आपके टिप्स के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चौथी टिप आपको आपके लिए है फेक योर आंसर। ये ज़्यादातर काम कर जाती है, कभी कभी काम नहीं भी करती है, लेकिन ये आपके 5 या 10 नंबर बढ़ाने के काम आ सकती है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपने इतनी बार क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर की रीडिंग थोड़ी बहुत ही रेंज पता हो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया ये कि आपके पास ऐसा कुछ था, ठीक है, ब्रैकेट था यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इस डी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, या फिर आपको वेल्ड का साइज़ निकालना था। तो आपने क्वेश्चन पूरी बनाई, इक्वेशन बनाई। अब मान लो वेल्ड का साइज़ निकालना था, अब आप कहीं पे फंसे, आपने इक्वेशन वगैरह तो पूरी बना दी और आप यहाँ पे फंस गए। जब आपने इसको सोल्व किया, इस इक्वेशन को, मान लो बहुत बड़ी सी इक्वेशन आई D⁴ में ये सब, और आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आया, सोल्व करने के बाद मान लो आपका आंसर आया 25 मिलीमीटर। अब आपको ये पता है कि एस की वैल्यू 25 मिलीमीटर तो नहीं हो सकती, इतना आपको आइडिया है। तो आप क्या करोगे, भले ही आपने इक्वेशन गलत लिखी हो और आप यहाँ इस स्टेप तक पहुँच गए हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे वैसे टी की वैल्यू निकलती है, टी की वैल्यू मान लेना ऐसे ही कि टी की वैल्यू आपकी आ गई 3.5 मिलीमीटर आ गई, ठीक है। और उसके बाद एस को आप क्या करोगे, 3.5 अपॉन इस तरह से करके दिखाना 0.7, और यहाँ पे इसका आंसर लिख देना, 1 सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर तो 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप दिखा देना, इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल के आंसर लिख देना बड़ा बड़ा सा बढ़िया सा, S = 5 मिलीमीटर। अब अगर एग्जामिनर ने देखा कि आंसर को ही देख के वो नंबर दे रहा है, तो एग्जामिनर यहाँ पे आएगा, देखेगा हाँ 5 मिलीमीटर तो आंसर है, ऊपर थोड़ा सा इक्वेशन चेक किया, थोड़ा सा सिर हो जाएगा, लेकिन देखेगा यार आंसर तो सही है। देखो नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हाँ अगर आपने 25 मिलीमीटर यहाँ पे एस की वैल्यू लिख दी तब तो बिल्कुल कटेगा, लेकिन इस केस में शायद मार्क्स मिल जाए, इसका ध्यान रखना। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो SFD BMD, अब आपके पास मान लो लास्ट का 1 मिनट बचा है, आपके पास SFD BMD था मान लो कुछ इस तरह से,
ये था, यहाँ पे लोड लग रहा था ऐसे। अब आपके पास लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप इसकी रिएक्शन निकालो, कुछ भी करो। क्या करो, सीधा ये बनाओ, सीधा बनाओ। यहाँ पे लोड लग रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूडीएल है, नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन है, ऊपर उठेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है, नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर उठेगा। मान लो यहाँ पे यूडीएल है, ठीक है, ये वापस से ऊपर उठेगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये मान लो आपके पास 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख दो, ठीक है। वैल्यू तो आप नहीं लिख पाओगे, बिना उसके रिएक्शन निकाली होंगी तो रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन ऐसे बना दिया। उसके बाद अगर जो आपने ये बना दिया, तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इस जगह पे मैक्सिमम आ रहा है, तो मान लो इस तरह से उठ गया, यहाँ पे 0 आया। उसके बाद यहाँ पे इधर पॉजिटिव है, तो सॉरी नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे गिरने लगेगा, गिरने लगेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। मतलब आपको एक रफ आइडिया से एस एफ डी बी एम डी बना देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। अगर शेप देख के आपको कुछ मिल गया तो मिल गया, मतलब मिल सकता है, चांसेस हैं। आखिरी के 1-2 मिनट का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। कि आपने देखा कि डायग्राम बनाना है इसके अंदर, तो इस तरह से आप एस एफ डी बी एम डी को हैंडल कर सकते हो आखिरी के 1-2 मिनट में, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो। मतलब फेक करो अपने आंसर को कि हाँ आपको आता है और आपने सही किया है चीज़ें। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया। ऐसे अगर डी की वैल्यू पूछ ली जाती, थोड़ा आइडिया लगाओ कि ये ब्रैकेट की लेंथ कितनी थी, ठीक है, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब इससे काम बन सकता है आपका। नेक्स्ट टिप आपके लिए है, टेक अ बैक स्टेप। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया, मान लो स्टार्ट किया आपने, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे आपको महसूस हुआ कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपको एब्सर्ड सी आपके पास वैल्यू आई और आपको ऐसा महसूस हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आगे सोल्व नहीं करना है उसको। अगर आपको महसूस हो गया कि गलत कर रहे हो, तो आगे सोल्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कई बार ऐसा करते हैं कि गलत तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसको इसी वैल्यू के साथ, मान लो एब्सर्ड वैल्यू 5.79 आ गई और आपको लगा है कि इसकी वैल्यू तो कुछ 10,000 के आसपास आनी चाहिए थी और 5.79 आ रही है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको ईगो पे ले लेते हैं और उसको ही कंटिन्यू सोल्व करके कुछ भी आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ भी आंसर निकाल के तो निकालना है तो कुछ ऐसा ही लिख देना। लेकिन आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ एब्सर्ड वैल्यू आ रही है, तो या तो ऊपर से देखो, करेक्ट करो, और अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसको बहुत बार किया हुआ था क्वेश्चन को घर पे, तो आप वहाँ पे भी सोल्व कर दोगे। हो सकता है कि वहाँ पे ना सोल्व हो, तो इसको ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपके पास एब्सर्ड वैल्यू आ रही है, या तो ऊपर चेक करो। अगर चेक नहीं कर पा रहे हो उसको, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में आना, बाद में शायद हो जाए, लेकिन उसको तभी के तभी छोड़ देना है। अगर ऊपर कुछ गलत है तो उसको फाइनल आंसर, फाइनल टच देके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ध्यान रखो कि जिस टाइम पे बैक स्टेप करना है, तो वहाँ पे पीछे हटा लो अपने कदम। आगे बिल्कुल उसको सोल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन होता तो हाँ, उसके अंदर स्टेप मार्किंग में आपको कुछ एक्यूरेसी वाली चीज़ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे गलती होगी भी, तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप इसके बाद आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलोगे तो फाइनल आंसर गलत ही आना है। तो यहाँ पे ही रुक जाना, रोक लेना अपने आप को, और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ना, इसको बाद में देखना। नेक्स्ट टिप, बहुत जनरल टिप बट बहुत अंडररेटेड टिप, जो कि बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। प्लान योर एग्ज़ाम डे एटलीस्ट अ डे बिफोर। एसएससी जेई प्री में मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके थोड़ा लेट निकले घर से और उनका एग्ज़ाम छूट गया। बाद में एक्सक्यूज़ ये था कि 1 मिनट ही लेट पहुंचा था मैं, उसके से छूट गया। कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपको, आपका एग्ज़ाम है, 1 घंटा पहले ही वहाँ पे पहुंचना है। दूसरा, आपको प्लान करना है, जो आपका एग्ज़ाम डे होगा संडे 26 फरवरी, 25 फरवरी को आपको पूरा प्लान हो जाना चाहिए कि मैं क्या खा के जाऊँगा, ठीक है, मैं कैसे वहाँ तक सेंटर तक पहुँचूँगा, मुझे सेंटर के नियर बाई ही रहना है वहाँ पे, किस तरह से मुझे, मतलब हर एक चीज़ आपकी प्लान होनी चाहिए। इवन क्या खाओगे सुबह के टाइम, वो भी आपको पहले ही प्लान कर लेना है, ठीक है। अपना जितनी भी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, ये मत सोचना कि सुबह सुबह एडमिट कार्ड निकलवा लूँगा। सब चीज़ें बिल्कुल पहले से होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस होती है ना, बहुत, मतलब बहुत महंगी पड़ती है ये। क्योंकि आपका जो बिल्कुल दिमागी संतुलन है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हर एक चीज़ प्लान्ड होगी, तो बिल्कुल दिमाग पे ज़ोर नहीं पड़ेगा। दिमाग पे जो भी ज़ोर डालना है वो एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम देते हुए डालना है आपको। दूसरा, इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अब
जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है गलत तरीके से, जैसे 3 दिन आपके पास बचे हैं, तो अब क्या करना है आपको कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करो कि अब लोगों से बात करना बंद कर दो 3 दिन के लिए, क्योंकि ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करते हो और आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है? किसी से आर्गुमेंट हो जाते हैं, घर पे भी कोई ऐसा हो या बाहर हो या दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है? स्विच ऑफ कर सकते हो अपना मोबाइल, साइलेंट कर सकते हो, दूर रख सकते हो मोबाइल को, कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आए ना बाहर से, जो कि आपके माइंड के साथ खेले। उन सब चीज़ों को कट ऑफ करना है आपको। देखो, आपके दिमाग में आई कोई चीज़, उसके बाद अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेटर यही है कि आप अपने माइंड तक चीज़ें आने ही ना दो, पहले ही कट ऑफ कर दो। क्योंकि ये 3 दिन को भी आपको अभी पूरा इस्तेमाल करना है अच्छे से। प्रिपरेशन एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक होती है वो। तो इसलिए आपको पहले से ही सारी चीज़ें कट ऑफ करनी है। किसी से भी फालतू के आर्गुमेंट्स में 3 दिन पहले ही, क्या एग्ज़ाम के दिन में भी बिल्कुल किसी से आर्गुमेंट्स, किसी से कुछ भी नहीं। अपने से मतलब अपने काम से काम रखो बिल्कुल। एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाओ तो किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि मान लो आपने एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुँचे और आप अब बात कर रहे हो किसी बच्चे से जिसने आईएएस का इंटरव्यू दिया है पिछली बार, जो कि सब कुछ फोड़ चुका है, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है वो, और वो आपको अपनी अचीवमेंट बता रहा है कि अरे मैं तो ये कर चुका हूँ, मेरे तो प्री में इतने नंबर थे। आपके प्री में जस्ट क्वालिफाई हुए, तो आपका जो मोटिवेशन है ना बिल्कुल धराशायी हो जाएगा उस टाइम पे। तो बात करनी ही नहीं है किसी से। कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्ट कर सकती है, उससे पहले से ही दूर हो जाना। बिल्कुल चुपचाप अपना एग्ज़ाम देने जाना, बाहर निकलना, बाहर करो जितनी भी बातें हैं, जितने भी डिस्कशन हैं उतने करो, लेकिन उससे पहले कोई डिस्कशन नहीं। उस टाइम पे बिल्कुल काम रहना है आपको। कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल चुपचाप। ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं। कोई कर भी रहा है लड़ाई झगड़ा तो बस कुछ नहीं, हाथ जोड़ लो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में देख लेना, चलो अगर जो आपको ऐसा है तो बाद में देख लेना, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं। नेक्स्ट एडवाइस है आपके लिए, अवॉइड अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, बेटर थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, इवन मतलब स्पेशली पढ़ाई करके करते टाइम आती है, एग्ज़ाम देते टाइम आती है, उन सब से दूर रहना है। इनके कुछ एग्जांपल बता दूं। पहला, सबसे बड़ी बात, कैलकुलेटर। इतने सारे भ्रम हैं। देखो, कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर प्रोग्रामेबल नहीं है जो आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, ठीक है? तो सब अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में है कि कहीं वो रोक ना ले वहाँ पर। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करो, देखो मेरे पास 991 एम एस है, 991 एम एस है, तो ये कभी भी रोका नहीं गया है आज तक। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत हाई एडवांस लेवल का कुछ कैलकुलेटर है जिसको कोई रोक लिया जा सकता है, तो आप ये खरीद लो। 1000 रुपये का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से बोरो कर लो और उसके बाद बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम देने जाओ। अगर दिमाग में रोज़ आपके दिमाग में पढ़ाई करते टाइम चल रहा है कि यार ये कैलकुलेटर कहीं मना ना कर दे, तो मतलब फिर तो आपकी हो गई तैयारी। सब चीज़ों को, जो भी आपके दिमाग में आ रही है उनको सोल्व करो और फिर पढ़ाई करने बैठो। जैसे कोई और चीज़ मेरे से पूछती कि नॉर्थ रीजन में जो होती है मार्किंग जो होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, किसी और रीजन में इजी होती है। इनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मार्किंग अच्छी होगी ख़राब होगी। मतलब अब आपने रीजन भर दिया है, अब कुछ भी। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है सिर्फ उसके बारे में सोचो, और वो है सिर्फ आपकी पढ़ाई, और उसको ही बेटर करके आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसे सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो, बार बार रिवाइज करने पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। उससे आपके नंबर कम हो, अभी आ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन ये सब सोच के कोई नंबर आपके नहीं बढ़ने वाले हैं, उल्टा प्रैक्टिस कम की वजह से नंबर कम होंगे आपके। चलो अब 4-5 मिनट के अंदर कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं। आरसीसी से स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझे लगता है कि मुझे याद है चीज़ें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आरसीसी है, उसमें 4 आपको डिज़ाइन बताए हैं, बीम, स्लैब, फुटिंग एंड कॉलम। उनके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं आपको बार बार, ठीक है? बार बार उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जब बीम डिज़ाइन के लिए आपको बोलते हैं, तो उस टाइम पर अगर जो डेप्थ नहीं गिवन है, तो अगर बीम है तो आप L/10 लेके चल सकते हो इसकी डी स्टार्टिंग में,
और अगर अब आपके पास लैब है तो इसका आप L/20 या फिर L/22 या 23 लेके चल सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कि आपने L/10 की जगह L/12 ले लिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप देखना किस हिसाब से कि वैल्यू अगर आपकी डी की ज़्यादा ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसके हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। दूसरा, जब आप शेयर फोर्स निकालते हो तो शेयर फोर्स निकालने के टाइम पे मान लो 230 मिलीमीटर आपने इसको माना है, तो शेयर फोर्स आप क्या करोगे, जो ये एल क्लियर होगा बीच वाला, जैसे मान लो 6 मीटर है और आपके पास डब्ल्यू आया 15 किलो न्यूटन पर मीटर, तो जब आप वी निकालोगे, शेयर फोर्स की वैल्यू निकालोगे, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा आती है, यहाँ पे कम आती है, जो इसके क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, अगर आप क्रिटिकल सेक्शन पे निकालना चाहते हो, मतलब क्रिटिकल सेक्शन पे भी निकालोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। और वैसे ज़्यादा एक्यूरेट तो यही होगा कि आप क्रिटिकल सेक्शन पे निकाल दो, वो भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। 15 इंटू ये एल क्लियर 6, ठीक है, अपॉन 2, ये आपके पास शेयर फोर्स आ गई, माइनस इतना आपको माइनस करना है 15 इंटू ये जो डी की वैल्यू है, बस ये आपके पास शेयर फोर्स आ गई इस सेक्शन के ऊपर, अपॉन बी डी कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी टाउ वी। अच्छा, अब टाउ सी की वैल्यू में भी थोड़ी सी डाउट आता है कि टाउ सी की वैल्यू का चार्ट आएगा नहीं आएगा। सिंपल सा है, 0.25 और 0.5 पे याद रख लो। कितना होता है देखना पड़ेगा मुझे ज़रा। 0.36 0.48 परसेंटेज ऑफ स्टील 0.25% और 0.5% पे 0.36 और 0.48 होती है टाउ सी की वैल्यू। तो ये आपको याद होनी चाहिए। टेबल के चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि टेबल खोलने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो सीधा वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर इंटरपोलेशन नहीं आता है, जैसे मान लो इंटरपोलेशन भी बता देता हूँ आपको, मान लो 0.3% आपका एरिया ऑफ स्टील आ गया, तो आपको कैसे करना है, सिंपल है 0.3%। देखो पहली बात तो समझो कि टाइम कम है, तो देखो 0.3% है, 0.36 से 0.48 ये वेरी कर रहा है, तो 0.36 से तो ज़्यादा आएगा ही। इंटरपोलेट कैसे कर सकते हो, 0.36 से ज़्यादा आएगा तो 0.36 प्लस, ठीक है। अब देखो ऊपर की साइड ये वैल्यू आएगी, तो ऊपर की साइड इसको रखो, 0.48 माइनस 0.36 अपॉन 0.5 माइनस 0.25 इंटू, ठीक है, इंटू इंटू क्या करोगे आप, 0.3 माइनस 0.25। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.5 है। 0.25 पे जो वैल्यू है वो है आपकी 0.36 और 0.5 पे जो वैल्यू है वो आपकी है 0.48। आपके पास ये गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी 0.3 की, वो होगी वैल्यू ये, यहाँ पे आएगी कुछ वैल्यू। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये देखो थीटा, तो टेन थीटा ले लो, तो टेन थीटा क्या होगा, 10/10, और यहाँ पे भी 10/10, ठीक है। अच्छा, ये क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो आपकी होगी ये होगी, ये आपको y निकालना है, y माइनस 0.36, ये वैल्यू जो आपकी होगी y माइनस 0.36 होगी, ठीक है, अपॉन ये वैल्यू कितनी होगी, ये 0.3 माइनस 0.25 इजिकल टू ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगी, थीटा तो सेम है, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपके पास है 0.48 माइनस 0.36 अपॉन ये वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.5 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है। आप इस तरह से भी इंटरपोलेट कर सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल यही चीज़ आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन में आपने कुछ कैनाल डिज़ाइन कर रखे होंगे, तो इरिगेशन में आपको लाइंड कैनाल पूछा जा चुका है, ईएससी में पूछा गया है, एक बार देख लेना, एसएससी में भी पूछा गया है। लाइंड कैनाल इस टाइप का होता है वो, ठीक है। यहाँ पे वाई होती है, ठीक है, ये भी वाई होते हैं इस तरह से, यहाँ पे थीटा होता है, ये भी थीटा होता है। इसका जो एरिया होता है वो बी, ये बी है अगर जो, और ये वाई है तो बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, और पैरामीटर होता है बी प्लस 2y थीटा प्लस कोट थीटा, ये याद रखना है आपको। और उसका सॉल्व करना है, एक तो लाइन कैनाल होगा, एक जो पिछली बार पूछा गया था कुटर इक्वेशन से वो, और तीसरा लेसी, ये तीनों याद करने हैं, प्लस ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम ग्रेविटी डैम का जो आपका प्रोफाइल होता है, जो आपका ट्रायंगुलर प्रोफाइल होता है, एक बार उसको देख लेना, ईएससी में पहले पूछा जा चुका है। और ग्रेविटी डैम के ऊपर जो जो फोर्स लगती हैं वो, प्लस इसका एक न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में क्या, जैसे इस टाइप से कुछ बना होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इन सबको आप कर सकते हो। करने का तरीका सिंपल यही होता है कि मान लो आपने पानी को देखना है, पानी देखा आपने कि इस तरह से प्रेशर वेरी कर रहा है,
अच्छा, यहाँ पे जो नीचे की साइड से अपलिफ्ट प्रेशर होता है, जैसे मान लो ये एच है तो यहाँ पे होगा एच गामा वाटर, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो एच गामा वाटर ही बनेगा और यहाँ से ये इस तरह से जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको 2 में तोड़ लेना है। इसका वेट यहाँ पे ये लगेगा, इसका वेट यहाँ पे लगेगा W1 W2। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है इसके अंदर, बहुत ईजिली टेबल बन जाएगी इसकी। मान लो ये आपके पास फोर्स वर्टिकल, फोर्स हॉरिजॉन्टल, मोमेंट ऑफ नहीं सॉरी एक्स बार, यहाँ पे मोमेंट ओवरटर्निंग, मोमेंट रेजिस्टिंग, इस तरह से बनानी है। जैसे मान लो आपको इसका वेट निकालना है, मतलब एफ वर्टिकल निकालना है, तो इसका वेट क्या होगा, बस आपको ये एरिया देखना है कितना है। मान लो ये एरिया है 2 और ये एरिया कितना है 3, तो 2 इंटू 3 इंटू इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 2.7 है, 2.7 इंटू गामा वाटर, ये इसका वर्टिकल फोर्स होगा। ठीक है। अच्छा, और जैसे मान लो ये है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स में रखोगे। इसको कैसे आएगा इसका, तो एच गामा वाटर ये हो गया, ये तो प्रेशर हो गया। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर वेरी कर रहा है तो बाई 2 और कितनी हाइट पे, इंटू एच। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल दोगे आप। ऐसे ही वर्टिकल फोर्स जैसे ये वाली है तो माइनस में करके आएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्टिकल आएगी, ये हॉरिजॉन्टल आएगी, ये वर्टिकल आएगी। ठीक है। एक्स बार कैसे निकालोगे आप, कि आप इसके अबाउट एक्स बार देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है इसका एच बाई 3 पे आएगा। यहाँ पे एच मतलब इसकी लेंथ बी है तो बी प्लस इसकी लेंथ मान लो 2 ही तो 1, मतलब इस तरह से करके एक्स बार लिख लोगे आप। टोटल ओवरऑल लास्ट में क्या होगा कि सिग्मा एफ वर्टिकल ले लोगे आप, सिग्मा एफ हॉरिजॉन्टल ले लोगे, एक्स बार की वैल्यू निकाल लोगे सबकी, और उसके बाद इसके अबाउट मोमेंट ले लोगे। ठीक है। क्या करोगे इसके अंदर आप, इसके अंदर आप एक्स बार की वैल्यू निकालोगे। एक्स बार की वैल्यू निकालना कैसे होता है, मोमेंट ओवर टर्निंग माइनस वो सॉरी मोमेंट रेजिस्टिंग माइनस मोमेंट ओवर टर्निंग अपॉन सिग्मा एफ वर्टिकल। सिग्मा एफ वर्टिकल आप यहाँ से निकाल दोगे। ओवर टर्निंग क्या होता है, ओवर टर्निंग जो इसको पलटने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाली फोर्स इसको ऐसे पलटने की कोशिश करेगी डैम को, ये वाली फोर्स भी इसको ऐसे पलटने की कोशिश करेगी, तो ये वाली फोर्स इंटू ये इसके बाद निकाल रहे हो तो ये होगा मोमेंट ओवर टर्निंग में। उसके बाद क्या होगा, ये वाली फोर्स इसको ऊपर की साइड लग रही है इंटू ये डिस्टेंस, ये ओवर टर्निंग में होगा। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है इसको नीचे की साइड लग रहा है इंटू ये इसको रोकेगा, तो ये आप करोगे रेजिस्टिंग माइनस ओवर टर्निंग अपॉन सिग्मा वर्टिकल, ऐसे एक्स बार आ जाएगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर आपको कि जैसे मान लो आपको आपने देखा तो इसकी जो एक्स बार की वैल्यू आई वो आई, मान लो ये टोटल थी 8 मीटर। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू मान लो आपके पास आ गई 1.5 2 मीटर आ गई मान लो एक्स बार की वैल्यू। तो एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है यहाँ पे ये। ठीक है, कि ये जो ठीक है एक्स बार होता है ये, तो आप क्या करोगे, बी बाई 2 करोगे। बी बाई 2 कितना होगा, 4 मीटर, 8 का आधा 4 मीटर। तो इसके बाद आप निकालोगे ई की वैल्यू, ई इजल टू बी बाई 2 माइनस एक्स बार। तो बी बाई 2 कितना है 4 माइनस एक्स बार कितना आया था 2 2। ठीक है, तो ई क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगी है यहाँ पे उसकी एसेंट्रिसिटी, मतलब ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे उसकी एसेंट्रिसिटी, और एक्स बार होता है ये। और जो ई होता है ये बी बाई 6 से कम होना चाहिए, अगर ये कम होगा तो यहाँ पे टेंशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, ये तो एक ही क्वेश्चन में टाइम लग गया काफ़ी। तो ये इरिगेशन के 3 क्वेश्चन आप कर लोगे और 4 क्वेश्चन कर लोगे। प्लस देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन उनको तो करना ही है। दूसरा कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देखनी है। जैसे मैं ओएसडी के बारे में आपको बताऊं कि ईएससी में इतना प्यारा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ओएसडी आपको निकालना आता है, लेकिन उसके अंदर क्या कर रखा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है। जैसे S1 S2 की आप वैल्यू खुद से लेते थे, वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दी है, तो आपको किस तरह से उनको उनका उनका यूज़ करना है वो आपको उस क्वेश्चन पे ही पता चलेगा। तो कोशिश करना जो भी क्वेश्चन आप कर चुके हो उसको आपका मतलब उसका आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना है ईएससी का, कि जैसे ओएसडी आपने तैयार कर रखा है तो ओएसडी के 3-4 क्वेश्चन ट्राई करना ईएससी के प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ऐसे तो सभी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इन 7 टिप्स को याद रखना, बहुत अच्छा हो जाने वाला है पेपर। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा ही जाने वाला है पेपर। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से देना पेपर। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।